बायोकेमिस्ट्री के कुछ पार्ट लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी उपयोगी है, और उसी के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखेंगे बच्चों, क्लास 12 यूनिट नंबर 4 में आएगा जैव अणु। जैव अणु इंग्लिश में लिखेंगे इसको बायो मॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री में जैव अणु जिससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है, जिससे आप लोगों को एग्जाम में वीडियो के माध्यम से काफ़ी सुविधा मिले। तो ध्यान देंगे, जैव अणु जैव अणु किसे कहते हैं, जैव अणु क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो जैव अणु ऐसे जटिल अणु जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है। बच्चों जरा शांतिपूर्वक और अपने माइंड को केंद्र करके, माइंड को कंसंट्रेट करके टॉपिक वाइज आप वीडियो को देखेंगे और इसकी तैयारी भी आप अच्छे ढंग से करेंगे। तो जैव अणु किसे कहेंगे, ऐसे जटिल अणु जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है। जरा हम आपको लिख करके भी बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे जटिल अणु जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है। जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैव अणु है क्या, जैव अणु एक प्रकार का जटिल अणु है और इसके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है। चाहे हम लोग जीव जंतु के बारे में बात करें या पेड़ पौधों के बारे में बात करें, सभी जीवधारियों का निर्माण जटिल अणुओं के द्वारा होता है। मतलब जिस प्रकार के जटिल अणुओं के द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है, उसे हम जैव अणु कहते हैं। अब अगर जीव जंतुओं की बात की जाए तो जीव जंतुओं का जो शरीर होता है प्रोटीन का बना होता है। पेड़ पौधों प्लांट्स की बात की जाए तो उनका जो शरीर है कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। अगर जैव अणु का हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के रूप में तो हमको मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए बहुत सारे आते हैं। तो जैव अणु किसे कहेंगे, सबसे पहले इंडिकेशन के रूप में ऐसे जटिल अणु जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है, उसे हम जैव अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए और आरएनए भी आएंगे। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि पहला एग्जाम्पल जो हमको मिला है कार्बोहाइड्रेट्स। देखेंगे जरा,
कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो, यहाँ देखेंगे कार्बो का मतलब कार्बन से, और हाइड्रेट्स है मतलब जल से। तो अगर इसका हम सामान्य सूत्र लिखें, सामान्य सूत्र, तो यहाँ n लगा दें तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और H2O ब्रैकेट के आगे n लगा दें तो नंबर ऑफ जल हो गया। मतलब CnH2O ब्रैकेट क्लोज करके बाहर n लगा देंगे तो यह कार्बोहाइड्रेट का हमारा सामान्य सूत्र हो गया। इसके आधार पर अगर देखें, जैसे अगर कार्बन की संख्या 6 हो तो यहाँ पर पुटअप करेंगे नंबर को, तो नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा। H2 है तो 6 2 जा 12 हो गया, और O6 क्या मिल गया बच्चों, ग्लूकोज। आप अच्छी तरह से इसको समझ रहे होंगे, किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे। ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। परिभाषा देखें, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी हाइड्रॉक्सी कीटोन का निर्माण होता है, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते। ठीक है बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से, हाइड्रोलिसिस वाली प्रोसेस चलेगी इसमें, ऐसे जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का निर्माण होता है, या पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पॉलीहाइड्रॉक्सी वर्ड आया, यहां पर देखेंगे पॉलीहाइड्रॉक्सी क्या है।
हाइड्रॉक्सी। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब है जिसमें बहुत सारे क्या हों, हाइड्रॉक्सिल समूह, OH समूह, बहुत बहुत सारे OH जुड़े हुए हों, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रॉक्सी। और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा CHO। और अगर कीटोन भी है इसमें तो कीटोन के लिए लिखेंगे डबल बॉन्ड C से O। या पहचान के रूप में हमें मिला पॉलीहाइड्रॉक्सी जिसमें OH की संख्या बहुत अधिक हो, और एल्डिहाइड के रूप में हो मतलब CHO के रूप में हो, चाहे वह कीटोन के रूप में हो। तो ऐसे यौगिक जिनका निर्माण होता है जटिल कार्बनिक यौगिकों के द्वारा, उनका जल अपघटन करने पर ऐसे यौगिकों को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो चीजें परिभाषा के रूप में हमने यहाँ लिखा है जो आप आसानी पूर्वक पढ़ करके देख सकते हैं कि जैव अणु किसे कहेंगे, ऐसे जटिल अणु जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर का निर्माण होता है उसे हम जैव अणु कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमें मिला कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA एक्सेट्रा बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने देखा सूत्र के रूप में मिला CnH2ON। अगर कार्बन की संख्या 6 मान ली जाए तो एक हमको अणुसूत्र के रूप में ग्लूकोज प्राप्त हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा हम लिखेंगे कैसे कैसे उसके बारे में जान सकेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है। कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक है जिनका जल अपघटन किया जाए तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, उसे हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी के रूप में OH बहुत अधिक हो, एल्डिहाइड के रूप में हो तो CHO समूह जुड़ा हो क्रियात्मक समूह के रूप में, कीटोन हो तो कार्बोनिल समूह जुड़ा हो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नामकरण के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण कैसे करेंगे इसके बारे में ध्यान दें। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण कैसे किया जाएगा, तो देखें जो नॉमेनक्लेचर करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, हिंदी में कहते हैं अनुलग्न, अनुलग्न, ओज या ओस भी कहा जाता है, OS ओज। अगर एल्डिहाइड के रूप में है, एल्डिहाइड के रूप में हो या कीटोन के रूप में हो, एल्डिहाइड के रूप में होगा इसको हम एल्डोज के रूप में लिखेंगे, और कीटोन के रूप में है तो इसको हम कीटोज कहेंगे। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का नामकरण है, नामकरण करने के लिए जो सफिक्स लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट में ओज लगाते हैं। एल्डिहाइड के रूप में रहेगा तो एल्डोज कर देंगे, कीटोन के रूप में रहेगा तो कीटोज करेंगे। इसी से संबंधित देखें, अगर मोनोसैकेराइड का हमको नामकरण करना हो कार्बोहाइड्रेट के अणुओं के रूप में, मोनोसैकेराइड्स के रूप में अगर नामकरण करना हो कार्बन की संख्या के रूप में, तो कार्बन अणु की संख्या
कार्बन अणु की संख्या हो गई। संख्या के आधार पर और एल्डोज के लिए अगर करना हो, एल्डोज के लिए, और यहां बना देते हैं कॉलम कीटोज के लिए। कीटोज के लिए यह हमारा कॉलम बन गया। मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अभी हम आपको बताएंगे। इसमें आता है पहले मोनोसैकेराइड अणुओं का अगर कार्बन अणु की संख्या के आधार पर नामकरण करना हो तो किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, इसी बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मान लिया जाए कि अगर कार्बन की संख्या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, तो अगर 3 है तो इसको ट्राईओज लिखेंगे, ट्राईओज। 4 है तो टेट्रोज लिखेंगे, 5 है पेंटोज लिखेंगे, 6 है तो हेक्सोज लिखेंगे, और 7 है तो हेप्टोज लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया कार्बन की संख्या के आधार पर। 3 कार्बन है तो ट्राईओज कर देंगे, 4 कार्बन है टेट्रोज कर देंगे, 5 कार्बन है पेंटोज, 6 कार्बन है हेक्सोज, 7 कार्बन है हेप्टोज, हो गया। और अगर एल्डोज के रूप में लिखना हो तो इसको हम क्या कर देंगे, एल्डो पहले लगा देंगे, ट्राईओज, एल्डो ट्राईओज। इसी प्रकार कीटोज के रूप में लिखना हो तो कीटो ट्राईओज। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों के। टेट्रोज है तो एल्डो टेट्रोज। इसी प्रकार एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, एल्डो हेप्टोज। कीटोज के लिए आएंगे तो यहाँ कीटो लगा देंगे, तो हो गया कीटो टेट्रोज। ये हो गया कीटो पेंटोज, ये हो गया कीटो हेक्सोज, और ये हो गया कीटो हेप्टोज। ठीक है बच्चों, यहाँ आपके समझ में आ रहा होगा कि जब कार्बन अणुओं की संख्या के आधार पर इसका हम नामकरण कर रहे हैं, तो 3 अगर कार्बन है तो उसके लिए जो सफिक्स का उपयोग करते हैं, ओज तो हो गया सफिक्स, 3 कार्बन है ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंट, 5, 6 और 7 के लिए पेंट, हेक्स और हेप्ट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सफिक्स ओज है उसी रूप में हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका नामकरण करेंगे। 3 कार्बन है ट्राईओज हो गया, 4 कार्बन है टेट्रोज हो गया, 5 कार्बन है तो पेंटोज हो गया, 6 कार्बन हेक्सोज, 7 कार्बन हेप्टोज। उसी प्रकार एल्डोज और कीटोज के रूप में अगर इसका नामकरण करना हो तो एल्डो ट्राईओज, एल्डो टेट्रोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज और एल्डो हेप्टोज के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार कीटोज के रूप में लिखना, कीटो ट्राईओज, कीटो टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज का नामकरण किया जाएगा। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, इसका वर्गीकरण किया जाएगा तो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और एक यूनिट के आधार पर। बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, कहने का मतलब भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर एक आएगा शुगर और दूसरा आएगा नॉन शुगर। शुगर को हिंदी में लिखते हैं शर्करा और नॉन शुगर को लिखते हैं अशर्करा। आगे देखें, यूनिट की संख्या के आधार पर, यूनिट की संख्या के आधार पर आएगा मोनोसैकेराइड, दूसरा आएगा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा आएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है बच्चों, तो यूनिट की संख्या के आधार पर, इकाई की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड में जो अणुओं की संख्या होती है 2 से 2 to 10 और इसमें जो पॉलीसैकेराइड में है 10 to above। ठीक है, ये हो गया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड के बारे में देखेंगे तो आता है डाइसैकेराइड, दूसरा आएगा ट्राइसैकेराइड, तीसरा आएगा टेट्रासैकेराइड। या इसका विभाजन है। पॉलीसैकेराइड के बारे में अभी आगे बात की जाएगी, पहले इतना हम देखते हैं। तो पहले भौतिक गुण के आधार पर जो शुगर है, जिसको हम शर्करा कहते हैं, मतलब यह मीठा होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर इसकी हम देखें तो क्या है, यह स्वाद में मीठा होता है। दूसरा पॉइंट ले इससे, तो जो शर्करा है, शर्करा क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट ले इसका, तो यह जल में विलेय परंतु कार्बनिक विलायक में अल्प विलेय होता है। अल्प विलेय होता है। जो शर्करा है यह स्वाद में मीठा होता है, यह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है
यह जल में विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में अल्प विलेय या अविलेय होता है। एग्जाम्पल अगर इसका हम लें तो आएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज, लैक्टोज। ठीक है बच्चों, शर्करा के रूप में मिला हमको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। नॉन शुगर की बात की जाए, इसी के रूप में अगर देखा जाए तो यह स्वाद में मीठा नहीं होता। पहला चीज देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, यह स्वाद में मीठा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट लें तो यह जो ठोस के तो रूप में पाया जाता है लेकिन क्रिस्टलीय नहीं होता है, यह अक्रिस्टलीय, यह अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। यह अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है। तीसरा, यह जल में अल्प विलेय, यह जल में अल्प विलेय, चाहे अविलेय भी कह सकते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। पूर्ण विलेय होता। नॉन शुगर जो होते हैं ये स्वाद में मीठा नहीं होता, अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, जल में अल्प विलेय होता है, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। एग्जाम्पल इसका लेंगे अगर हम, स्टार्च मिलेगा एग्जाम्पल के रूप में, स्टार्च, सेलुलोज और जिलेटिन एग्जाम्पल के रूप में मिलेगा। यहां देखेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज और लैक्टोज। और सूत्र इनका देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का जो अणुसूत्र होता है बच्चों C6H12O6। सीधे सीधे आप देख लेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इनके जो अणुसूत्र होते हैं C6H12O6। बाकी सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज इसका जो अणुसूत्र है C12H22 और O11। अब आपको यहाँ समझ में आ रही होगी बात कि जो यूनिट की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का डिवीजन किया गया, ये जो मोनो और ओलिगोसैकेराइड के अणु हैं एक प्रकार के क्या है, शुगर है। क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज इनके अणुसूत्र आपने देखा C6H12O6 और सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज का अणुसूत्र आपने देखा C12H22O11। अब हम देखेंगे यहाँ पर मोनोसैकेराइड है क्या।
बच्चों इसको आप नोट करते चलेंगे और ध्यान से पढ़ते भी चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोनोसैकेराइड क्या चीज, यहां से मिटा देते हैं। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसका जल अपघटन करने पर यह और छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होता है। मोनोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका जल अपघटन करने पर ये और छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होते हैं। इसकी परिभाषा यहाँ लिख देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन करने पर और छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होता है, और छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होता है। नहीं होता है, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। मोनोसैकेराइड्स कहलाते। ठीक है बच्चों, यहाँ देखेंगे हम कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन करने पर और छोटे अणुओं में विभाजित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। परंतु ये आपस में संयोग करके डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज के रूप में भी यहाँ लिखेंगे हम, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, परंतु ये आपस में संयोग करके डाई, ट्राई, टेट्रा या पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं। यह इसकी प्रॉपर्टीज हो गई कि आपस में संयोग करके चाहे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड या पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं। यह जो मोनोसैकेराइड है बच्चों, एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जो मोनोसैकेराइड्स है एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो मोनोसैकेराइड की परिभाषा हम देखेंगे कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसका जल अपघटन करने पर और छोटे अणुओं में विभाजित तो नहीं होता है, परंतु अगर ये आपस में संयोग करते हैं तो डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉलीसैकेराइड का निर्माण कर लेते हैं। यह एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। क्लियर?